Hello and good afternoon everyone. Hopefully आपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर के जितने भी मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे। हाँ, आपके साइड से कुछ डाउट्स आए हैं तो डेफिनेटली पहला काम आपको वो डाउट्स क्लियर करना है। तो आज डाउट्स लेते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो अपन नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7th 16 क्या लिखा है साहब? ईच स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि क्लास कितने बच्चों की है? 40 स्टूडेंट्स की क्लास है और उनमें से हर एक बच्चा एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इंग्लिश, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अपन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इनका यूनियन दिया हुआ है 40। सही है ना? एटलीस्ट वन का मतलब क्या? आइदर दिस और दिस और दिस, मतलब वो यूनिवर्सल सेट और यूनियन ऑफ द सेट्स दोनों एक ही चीज़ दे के रखी है उसने। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इंग्लिश को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स को अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और इको को अपन ई सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। 16 स्टडी इंग्लिश, 22 इकोनॉमिक्स एंड 26 मैथमेटिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको, 14 मैथ्स एंड इको एंड 2 इंग्लिश एंड इको। नहीं, 2 क्या लिखा है? इंग्लिश, इको एंड मैथ्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। दूसरा, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इको। ये क्वेश्चन है आपका ना, तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर लिया जाए। चलो तो बना लेते हैं ना, बना लेते हैं जरा। एक, 2 और 3। इसको मैंने इंग्लिश लिख दिया, इसको मैथ्स लिख दिया और इसको इको लिख दिया। अच्छा, अपन ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी पार्ट्स होंगे ना सबको अपन कुछ नाम दे देंगे, तो नाम दे देते हैं साहब। इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी। अच्छा, फिर ये पार्ट है डी, ये पार्ट है ई, ये पार्ट है एफ एंड ऑफ कोर्स इसका नाम दे दिया जी। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या कहानियां हैं ना। अपन कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो उसने देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, इको एंड मैथ्स। इसको पढ़ने वाले कितने हैं? 2 हैं, मतलब जी की वैल्यू 2 दी हुई है। तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले 2 हैं। अच्छा, फिर क्या बोला उसने? 14 पढ़ रहे हैं मैथ्स एंड इको। 14 पढ़ रहे हैं क्या? मैथ्स एंड इको। तो मैथ्स एंड इको वाला पार्ट ये है, ये मैथ्स और ये इको। तो मैथ्स और इको को पढ़ने वाले कितने हैं? 14। 2 ऑलरेडी यहाँ पर है तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब? 12 आ जाएगी। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। 5 लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश और इको। तो इंग्लिश प्लस इको को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले दिए हुए हैं क्या? नहीं दिया हुआ है ना। केवल ये लिखा हुआ कि 16 स्टडी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को पढ़ने वाले यहां से यहां तक पूरा ब्लॉक कितना है? 16। 22 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये टोटल कितना होगा? 22 होगा। ये टोटल 22 होगा, तो ये कितना हो गया? 19। तो ये कितना हो जाएगा साहब? सी वाला ब्लॉक कितना हो जाएगा? दिख रहा है ना? 22 क्या पढ़ रहे हैं? इको, है ना? सही है। 16 स्टडी इंग्लिश, तो इंग्लिश को पढ़ने वाले तो 16 हैं, ये टोटल 16 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है साहब कि डी की ब्लॉक उसने नहीं दी हुई है, इसलिए इसको अपन छोड़ते हैं अभी। 22 इको पढ़ रहे हैं और 26 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा 26 पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन बात ये है कि ये और ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इको पढ़ने वाले ज़रूर उसने दे दिया है कि 22 इको पढ़ रहे हैं। तो अगर ये 22 इको पढ़ रहे हैं, आप खुद से सोचो कि 22 अगर इको पढ़ रहे हैं तो ये 5 + 2 7, ये मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है क्या साहब? इंग्लिश और इको वाले कितने हैं, कहीं दिख रहा है? 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको, तो ये टोटल 5 है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो बट ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा साहब? ये तो 3 होगा, ये 3 होगा, है ना? हाँ, अब सही है। 22 इको पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक 22 का होना चाहिए। तो 3 + 2 5, 5 + 12 17, तो यहाँ पर सी वाले ब्लॉक में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है? टोटल कितना होना चाहिए? 22। अब बाकी चीज़ों के लिए कनेक्टिविटी अपन बना लेते हैं ना, बना लेते हैं। जरा आप देखते चलो। पहला एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा सम कितना दिया हुआ है ना, ये पूरा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स इज गिवन 40। मतलब 40 क्या दिया हुआ है? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 40। तो मैं लिख देता हूँ कि a प्लस b प्लस d प्लस a प्लस b प्लस d प्लस ये पूरा। अच्छा, ये पूरा कितना है? 5 17 प्लस 5 22। तो प्लस 22 करने से कितना आ रहा है साहब? 40 आ रहा है। तो कैन वी हैव वन इक्वेशन दैट a प्लस b प्लस d इज इक्वल्स टू 18। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अच्छा, दूसरा और भी देखते हैं साहब। मैथ्स, अब यहां से ऐसे देख लो, इंग्लिश पढ़ने वाले तो कहीं पर लिखा हुआ है ना, इंग्लिश पढ़ने वाले कहीं लिखा हुआ था 16। तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? a प्लस d प्लस 3 प्लस 2, a प्लस d प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल रही है साहब, a प्लस d इज इक्वल्स टू 11। एक ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अच्छा, मैथ्स वाले में आ जाओ जरा। टोटल मैथ्स पढ़ने वाले कितने लोग दिए हैं? मैथमेटिक्स 22 इको पढ़ रहे हैं, 26 मैथ्स पढ़ रहे हैं। 26 मैथ्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा 26 है। b प्लस d प्लस 14, तो b प्लस d प्लस 14 है ना, ये कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। अरे दिया है कि नहीं? टोटल मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं? 26। तो ये 26 कर दो। तो यहाँ से b प्लस डी कितना आ जाएगा साहब? b प्लस डी इज इक्वल्स टू वॉट? 12 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ से तो कोई भी अननोन नहीं है ना, सारे ब्लॉक्स ओपन है। चलो, अच्छा, इन सब का सम दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब मुझे ज़रा आप इन 3 इक्वेशन की हेल्प से क्या मैं ए बी डी निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं साहब, है ना? तो निकाल लेते हैं। ये देखो, a प्लस डी 11 है, तो a प्लस डी अगर 11 हो जाएगा तो यहाँ पर a प्लस डी 11 रख दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को सॉल्व करने से b की वैल्यू आ जाएगी साहब 18 माइनस 11 कर दो तो 7 आ जाएगा। b आ गया। अच्छा, b आ गया तो यहाँ से d आ जाएगा। इस वाले इक्वेशन से d की वैल्यू मिल जाएगी। अरे d कितना आ जाएगा? अगर b 7 है तो d कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, अब अगर d 5 आ गया तो a मिल जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 6 आ गई। खत्म, सारे ब्लॉक्स। अब आप नंबरिंग कर लें। a कितना है? 6 है, बिल्कुल सही। d कितना है? 5 है। और a कितना है? 6, ये तो है d5। b कितना है? 7। हाँ जी, अब सब कुछ ओपन हो गया आपके लिए। अब जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो यहाँ से निकाल लें। क्वेश्चन इज व्हाट? हाउ मेनी स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे? ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट। तो इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ने वाले हो जाएंगे d प्लस जी। तो ये पहला वाला जो आंसर आएगा ना, पहला वाला जो आंसर आना है d प्लस जी, ये निकाल के बता दो।
तो d प्लस जी कितना आ रहा है 5 + 2 7, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इको। इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इको का मतलब ओनली डी, केवल और केवल डी चाहिए उसको। ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या है कि इंग्लिश एंड मैथ्स है, लेकिन उसमें साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 2 लोग भी हैं। तो इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इको का मतलब क्या हुआ, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, तो ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स मतलब 5। तो दूसरा आंसर, इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, केवल डी निकालना है साहब, तो डी इज इक्वल टू 5, ये आपकी वर्किंग होगी। समझ में आ गया जी। देखो जितनी भी चीज़ें दी हुई है कॉमन पार्ट से स्टार्ट करो, जो कुछ आपको क्लियर कट मिल रहा है वो आप ब्लॉक कर लो, अदरवाइज इक्वेशंस बना करके सारे जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ना A B C D E F G, वो सारे अलग अलग करके निकाल लें, वहाँ पे रख दें, फिर जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप करते जाओ। जैसे इसने बोला इंग्लिश एंड मैथ्स, तो इंग्लिश एंड मैथ्स का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले ये पूरे के पूरे हैं, तो D + G निकालना, 5 + 2 7। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में उसने बोला कि इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इको, मतलब ये वाला पार्ट हटाना है, तो एग्जैक्टली इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले लोग, तो एग्जैक्टली इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले लोग 5 हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू व्हाट 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students who had only chemistry, only maths, only physics and chemistry but not, ये सब क्वेश्चन आपको आंसर इसके निकालने हैं। तो साहब मैंने क्या किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 3 ब्लॉक्स बना देता हूँ। दिख तो रहा है ना आपको, बिल्कुल सही है। अच्छा एक यूनिवर्सल सेट भी बना देता हूँ, क्योंकि इसमें इस बार उसने बोला नहीं कि ईच स्टूडेंट रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ऐसा बोला नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि यूनिवर्सल सेट भी है। अगर यूनिवर्सल सेट और ये वाला सेट इक्वल आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं साहब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, तो मैंने लिख दिया साहब मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तीनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा बेहतर है मैं इनकी नॉमेनक्लेचर कर दूँ ना, A B C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F और ये हो गया G। अच्छा देखते चलें साहब, तीनों सब्जेक्ट लेने वाले कौन कितने लोग हैं, 3, तो ये G वाला ब्लॉक जो है वो 3 हो जाएगा, कोई डाउट। अच्छा फिर 2-2 वाले देखो, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले कितने लोग हैं, 4, 3 ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो 1 ये वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। अच्छा फिर मैथ्स और फिजिक्स देख लो, कहीं पर लिखा होगा ना 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो चलो मैथ्स एंड केमिस्ट्री पहले देख लेते हैं। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स और केमिस्ट्री लेने वाले कितने हैं, 5, ये पूरा का पूरा 5 होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो फिजिक्स और मैथ्स लेने वाले 9 हैं, इनमें से 3 तो ये ऑलरेडी हैं, ये 6 हो जाएगा। ओके फिर आप सिंगल सब्जेक्ट पे आ जाओ, यहाँ से चालू हुआ है साहब 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, मतलब ये वाला ब्लॉक कितना है 15, ये 15 है, तो 6 + 3 9 + 2 11, तो ये कितना हो जाएगा साहब 4 हो जाएगा। फिर 12 हैड टेकन फिजिक्स, फिजिक्स लेने वाले कितने हैं 12, ये मतलब पूरा का पूरा कितना 12 है, तो 6 3 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा केमिस्ट्री वाले कितने लोग हैं साहब, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री का ब्लॉक ये है, 3 2 5 और 1 6, 11 है, तो ये हो जाएगा 5। अच्छा सबसे पहले उसने लिखा कि इन्हें सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो U यहाँ पर मैंने लिख दिया साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U इज़ व्हाट 25, टोटल कितने हैं 25 है।
अब आप देखते चलो साहब, जो भी उसने, क्योंकि इसमें तो सब कुछ क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई इशू है नहीं। अब उसने बोला ओनली केमिस्ट्री, हाउ मेनी आर टेकन ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, सी सेगमेंट चाहिए, तो ये आंसर कितना हो गया, सी इज इक्वल्स टू व्हाट 5। अच्छा ओनली मैथ्स, ये वाला पार्ट, ये ओनली मैथ्स है, मतलब ए चाहिए आपको, तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स मतलब कौन सा, बी पार्ट, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब, 2 हो जाएगा। फिर बोला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स मतलब ई वाला पार्ट चाहिए आपको, है ना, ये ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो 1 हो जाएगा, ये ई आ गया, ई इज इक्वल्स टू 1। अच्छा मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब डी सेगमेंट चाहिए आपको, 6 इसका आंसर हो जाएगा, तो ये डी हो गया, डी इज इक्वल्स टू व्हाट 6 हो गया। अच्छा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अच्छा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब क्या, या तो फिजिक्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब या तो केवल फिजिक्स, या तो केवल केमिस्ट्री, या तो केवल मैथ्स, इसका मतलब या तो केवल मैथ्स, या तो केवल फिजिक्स, या तो केवल केमिस्ट्री, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज रिक्वायर्ड, तो a प्लस बी प्लस सी मैं देख लेता हूँ साहब, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, ये तो दिख रहा है ना, 4 2 6 और 5 11, ये 11 इसका आंसर हो गया। फिर लास्ट में बोझ रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मतलब ये टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल का मतलब क्या चाहिए उसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये निकालना है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा तो सबको देख लो जरा, 6 4 10 और 2 12 और 5 17, 1 18, 18 और 5 23, 23, तो ये 23 इसका आंसर हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। फिर उसने बोला नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स टोटल माइनस एटलीस्ट, ये तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स ये हो गया, और टोटल कितने थे 25, तो बचे कितने 25 माइनस 2, तो एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब कितना हो गया 25, सॉरी नन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब टोटल माइनस एटलीस्ट वाला पार्ट, तो 25 माइनस 23, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर नॉट हैविंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाट 2, केवल 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है, यह आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इन अ टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% families buy A and B, 3% B and C, 4% A and C, 2% families buy all the 3 newspapers. अच्छा इसमें भी सब कुछ दे के रखा है उसने ना, सब कुछ दे के रखा है, तो अभी इसको भूल जाते हैं अपन, वेनिन डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं भाई, 3 न्यूज़पेपर्स बना लेते हैं, ए बी और सी। चलो देखो, तो ए बी और सी 3 न्यूज़पेपर्स मैंने बना दिए ना, ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा टोटल कितने हैं साहब, टोटल यू में कितने लोग हैं, 10,000 फैमिलीज हैं, ये ए बी और सी 3 न्यूज़पेपर का सेट मैंने बना दिया। अच्छा अब मुझे ये देखना है साहब, इन अ टाउन 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 20% बाय न्यूज़पेपर बी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो आपकी स्टैंडर्ड वर्किंग है ना, स्टैंडर्ड वर्किंग है क्या, स्टैंडर्ड वर्किंग ये है साहब कि आप सबकी ए बी सी ये बना दिया मैंने, फिर यहाँ पर डी लिख दिया, यहाँ पर ई लिख दिया, यहाँ पर एफ लिख दिया, यहाँ पर जी लिख दिया। ओके, कॉमन पार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि 2% फैमिलीज बाय ऑल द
63 न्यूज़पेपर्स। अच्छा ये 10,000 है, 10,000 का 2% कितना हो जाएगा साहब? अरे 2% 200 हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जी की जगह पर कितना आ गया? 200। सही है। अच्छा अब दो में चलते हैं ना, दो में चलते हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं। 4% बाय ए एंड सी। ए और सी ये खरीदने वाले कितने लोग हैं? 4%। 4% का मतलब 400। 10,000 का 4% 400। अच्छा 200 ऑलरेडी है, तो ये इस ब्लॉक में भी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अच्छा फिर 3% बाय बी एंड सी। अच्छा बी और सी के लिए कितने? 3%। 3% का मतलब कितना हुआ? 300। 200 ऑलरेडी देयर, तो ये वाला ब्लॉक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी। ए और बी 5% है, मतलब 500। तो 500 में से 200 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये ब्लॉक कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि ये टोटल कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। अब साहब सिंगल वाले पे आ जाओ। तो सिंगल वाले पे आते हो 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। तो 40% कितना होता है? 4,000 होगा। 10,000 का 40% कितना हो गया? 4,000 बाय न्यूज़पेपर ए। मतलब ये टोटल कितना है? 4,000 है। तो 3 2 5 और 2 7, 700 तो चले गए। तो यहाँ पर 4,000 में 700 हटा करके यहाँ पर ब्लॉक लिख दो, ये 3,300 फैमिलीज हो जाएंगे यहाँ पर। अच्छा फिर 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर बी। तो 20% कितना हो गया? 2,000। टोटल ये कितना है? 2,000 है। तो 2,000 में से ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? ये 600 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,400 हो जाएगा। अच्छा और 10% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर सी। तो न्यूज़पेपर सी 10% मतलब 1,000, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 1,000 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा साहब? 500 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 500 है, प्लस 500 1,000। अच्छा सारा कुछ आपने लिख दिया साहब, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है वो आपने मेंशन कर दिया। अब बचा क्या? जो भी पूछ रहा है वो आप बता दो। द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो ए ओनली का मतलब क्या हुआ? स्मॉल ए। आंसर कितना हो गया? 3,300 ना। तो ये मैंने लिख दिया कि साहब इसका आंसर है ए एंड दैट इज व्हाट? 3,300 फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स ए बी एंड सी। मतलब ये वाला ब्लॉक पूछ रहा है, इसके बाहर वाली बात पूछ रहा है, यहाँ कहीं पर ये वो लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लेते। वो कितना होगा? टोटल माइनस दिस सम, है ना, दिस सम। तो यूनिवर्सल सेट ये होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये आपको निकालना है साहब। तो ये निकाल लो। ये टोटल कितना है साहब? 10,000 है, माइनस सबका सम करके देख लो ये कितना है भाई। ये टोटल कितना हो गया था? 4,000 शायद ना। हाँ 4,000 ये हो गया। 4,000 प्लस 1,500, 5,500, 5,500 प्लस 500 6,000। तो ये माइनस 6,000 हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर वो खरीदते नहीं। आप समझ गए ना? ये देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी सबका सम निकाला, तो ये आ गया 4,000 और ये मिला करके 1,500 और प्लस 500 2,000, 4,000 प्लस 2,000 6,000। तो ये टोटल 6,000 दिया हुआ है। तो 10,000 माइनस 6,000 कर दीजिए तो 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। A survey shows that 63% people watch news channel, whereas 76% watch another channel. If X% of the people watch both the channels, then find the range of X. अच्छा, range of X का मतलब क्या? range of X का मतलब ये है साहब कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने ना। रेंज का मतलब क्या होता है भाई? जैसे अपन बात करते हैं ना सब कि मार्केट में अपन जाते हैं, तो मार्केट में अपन जाने से साहब वो कपड़े दिखाते हैं ना
जब अपन शॉपकीपर के पास जाते हैं तो पूछता है साहब कि किस रेंज के कपड़े दिखाएं, तो आप बताते हो ना रेंज कि साहब 500 to 1000 की रेंज के कपड़े आप दिखा दो। तो ये रेंज वही वाली रेंज है, 500 क्या हो गया मिनिमम और 1000 क्या हो गया मैक्सिमम। तो वो यही पूछ रहा है साहब कि x की रेंज क्या है। x की रेंज का मतलब क्या, मिनिमम x और मैक्सिमम x, मिनिमम से मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं जरा सा ना। A survey shows that 63% people watch a news channel, whereas 76% watch another channel. तो एक चैनल का नाम अपन क्या रख देते हैं कि एक न्यूज़ चैनल है, उसका नाम अपन ए रख देते हैं, और जो दूसरा चैनल है ना, दूसरा चैनल कोई भी न्यूज़ चैनल के अलावा कोई भी चैनल हो सकता है, उसका नाम बी रख देते हैं। अच्छा, सब चीज़ें परसेंट में दी हुई ना, परसेंट में दी हुई, तो बेहतर ये है कि अपन यूनिवर्सल सेट में कितने मान लेते हैं 100, कितने पीपल हैं टोटल 100। भाई परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो 100 की ही बात कर रहा है वो, तो मैंने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ पीपल है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये कितने दिए हुए हैं 100 मान लिया। अच्छा, न्यूज़ चैनल मतलब या फिर चैनल ए देखने वाले कितने लोग हो गए 63% है साहब, तो 63% का मतलब अब कितना हो गया 63 हो गया। अच्छा, बी चैनल बी देखने वाले कितने लोग हो गए साहब 76, और ए और बी दोनों ही चैनल देखने वाले मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया साहब x। तो मुझे x की रेंज निकालनी, ठीक है। अब जरा कॉमन सेंस भी कुछ अपन इस्तेमाल करेंगे और इधर से देखते चलें। किसी ने मुझे ये बताया साहब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा आपने कहीं पर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है साहब, है ना। अच्छा, ये तो x दिया हुआ है, सबकी वैल्यू दी हुई है, दिया हुआ है ना, तो यहाँ से मुझे जो x मिलेगा वो कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। कोई डाउट? अभी x की जगह यही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या मिला कि x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आ रहा है साहब 63 प्लस ये आ रहा है 76 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यहाँ पर आकर के मैं रुक रहा हूँ जरा सा ना, यहाँ पर आकर के रुक रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी है, तो अगर सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी कम होगी तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी, और सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो x की वैल्यू कम होगी। ये बात तो समझ में आ रही, क्योंकि ये तो फिक्स है। ये कितना हो रहा है 139 दिया हुआ है, अरे ये 139 है ना, बिल्कुल साहब 139 दिया है। मैं लिख देता हूँ साहब। यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको ऐसा लिख दिया कि x इज इक्वल्स टू व्हाट 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। अब यहाँ पर a यूनियन b की मैं बात कर रहा हूँ जरा सा। आप सोचो कि a में कितने एलिमेंट हैं 63, कितने एलिमेंट्स हैं 76। तो अगर मैं पूछूं कि A यूनियन B में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मुझे बताओ। ऐसी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। A में 63 एलिमेंट्स हैं, B में 76 एलिमेंट्स हैं, तो A यूनियन B में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई, क्योंकि टोटली कितने हैं 100 हैं। तो A और B में अगर मैं मैक्सिमम पूछूं कि कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं तो 100 हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है क्या आपको? अलग से समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया? मैं लिख देता हूँ अभी, A यूनियन B में मैक्सिमम कितने 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि टोटल ही कितने एलिमेंट्स हैं 100 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स इन यूनिवर्सल सेट इज गिवन इक्वल्स 100। तो अगर मैं A और B का यूनियन कभी भी निकालूंगा ना, A और B का, जैसे A सेट ये दिया हुआ है और B सेट ये दिया हुआ है, A और B का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम यूनिवर्सल सेट के इक्वली आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो इसके अंदर है।
अरे ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जितनी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 100। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू बताओ। ए में 63 एलिमेंट्स हैं, बी में 76 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होंगे, बताओ 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 कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं। मैं आंसर करूं पहले, मिनिमम 76 एलिमेंट्स होंगे। ये कैसे हुआ, मिनिमम 76 एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। क्यों, आप ऐसे देख लो, ऐसे। चलो मैं एग्जाम्पल लेकर के ही आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सारी लड़ाई बस इसी पे होने वाली है। भाई देखो, ए में मान लीजिए, छोटा कर देता हूँ मैं, ए में केवल 2 एलिमेंट है ना, 1 2, सही है। और बी में 3 4 5 6, ये बी है। अब मुझे बताओ कि ए यूनियन बी कितना आ रहा है, ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा ना। अच्छा, ए यूनियन बी जब मैंने किया तो इस बार अभी कितना आ रहा है, 6 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए, 6। अभी जरा दूसरा सेट बनाते हैं ना, ए एक सेट मैंने लिया, इसमें लिखा 1 2, और बी में मैंने लिया साहब 1 2 3। अब जरा मुझे बताओ कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, केवल और केवल 3 एलिमेंट्स आएंगे ना, 1 2 3। यूनियन का मतलब समझ रहे हो ना, आइदर इन दिस और इन दिस। तो 1 2 तो कॉमन है, तो एक ही बार काउंट करोगे तो 1 2 और 3 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी में किसके बराबर एलिमेंट आएंगे, बी के बराबर एलिमेंट आएंगे। कभी ए के बराबर आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जब यूनियन लोगे तो जो ज़्यादा वाला है उतने तो एलिमेंट कम से कम आएंगे ही आएंगे। तो ए यूनियन बी में मिनिमम, अगर ए में 63 एलिमेंट्स हैं और बी में 76 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, 76 तो आएंगे ही, 76 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 100 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, टोटल 100 ही हैं। मेरी बात समझ में आ रही। तो आप ऐसे सोचें कि ए में 3 एलिमेंट, इसे कॉमन सेंस लगाते चले ना, ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में 5 से कम एलिमेंट हो सकते हैं क्या, नहीं। ए में मान लीजिए 10 एलिमेंट हैं, बी में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में 10 से कम एलिमेंट हो सकते हैं क्या, नहीं, कम से कम 10 तो होंगे ही होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। ए में अगर 15 एलिमेंट हैं, बी में अगर 25 एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, 25 तो होंगे ही होंगे। मतलब दोनों सेट्स में से जो ज़्यादा होगा उतने एलिमेंट्स तो कम से कम यूनियन में आएंगे ही आएंगे। ए में अगर 10 हैं, बी में अगर 15 हैं, तो ए यूनियन बी में कम से कम मिनिमम कितने एलिमेंट्स होंगे, 15 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सेट बी में 15 एलिमेंट हैं। मेरी बात समझ में आ रही। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि अगर ए में 63 एलिमेंट्स हैं, बी में 76 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में कम से कम 76 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 100 ही हो सकते हैं, क्योंकि टोटल ही 100 है, उससे ज़्यादा तो एलिमेंट्स यूनियन में होंगे नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर। अब आप ये समझ लें कि x की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो x की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। मैं लिख देता हूँ कि x मिनिमम, अरे बात समझ में आ रही, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो x की वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो x की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ है। तो सीधी सी बात है कि x की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a यूनियन b की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b का मैक्सिमम पार्ट, और ये आपको मिल रहा है 139 माइनस ऑफ 100, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 39। अच्छा, और x मैक्सिमम निकालना है, x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कितना होगा, 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 76, तो -76 कर दीजिए साहब।
तो 24 प्लस 39 63 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 63। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ x, x की जो रेंज है ना, x की रेंज, तो रेंज ऑफ x इज व्हाट 39 टू 63। मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि x शुड बी स्मॉलर देन 63 बट इज ग्रेटर देन व्हाट 39। इक्वल टू भी लगा देता हूं। तो परसेंटेज में अगर मैं बोलूं तो x परसेंटेज में कहां से कहां तक वेरी करेगा, 39% से 63% तक वेरी करेगा। यह आपका आंसर हो गया। यही चीज उसने पूछी कि रेंज बताओ x की। मैं समझा पाया आपको, शायद क्लियर है? फिर से एक बार बोलूं? हाँ, फिर से एक बार बोल देता हूं साहब। देखो, पहले फॉर्मूला, जो चीज़ें उसने दी हैं मुझे x निकालना है, और x की वैल्यू आ रही है साहब 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। अब साहब x की वैल्यू A यूनियन B के काउंटिंग पे डिपेंड करेगा। A यूनियन B दो तरह से आ सकता है, A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू और A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू। तो अगर A में 63 एलिमेंट्स हैं, B में 76 एलिमेंट्स हैं, तो A यूनियन B में मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। और A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 76। मतलब दोनों में से जो ज़्यादा है वो A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू होगी। ये मैंने आपको बार बार बोल करके क्लियर कर दिया है। तो जब आप यहाँ पर मैक्सिमम रखोगे तो x की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ वाली वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो दिख ही रहा है कि जब आपने एक बार 100 लिया तो ये आ रहा 39, ये मिनिमम वैल्यू हो गई x की, और जब यहाँ पर आपने 76 रखा तो x की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 63। मतलब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 39 से 63। अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो 39% से 63%। इट्स वेरी क्लियर। चल, सपोज A1, A2 up to A30 are 30 sets, each having 5 elements. A1, A2, A3, A4 से लेकर के A30 तक सेट्स दिए हुए हैं, और हर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। अच्छा, B1, B2, B3 से लेकर के Bn कितने सेट्स हैं, n सेट्स हैं, and each having 3 elements in it. तो B1, B2, B3 से लेकर के Bn तक कितने सेट्स दिए हुए हैं साहब, n सेट्स दिए हुए हैं, और हर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, I वेरीज फ्रॉम 1 to 30 AI। इसकी मीनिंग क्या है, ये आपको समझ में आता है कि इसकी मीनिंग क्या है? I का वेरिएशन हो रहा है 1 से 30, और U लिखा हुआ है और AI लिखा है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। I की जगह 1 से लेकर के 30 तक रखना है, तो होगा A1, फिर क्या आएगा A2, फिर आएगा A3, और बीच में क्या लगा है, यूनियन। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी मीनिंग क्या है, शॉर्ट में लिख दिया है। इसकी मीनिंग है A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, A4 यूनियन अप टू A30। मतलब A1 से लेकर के A30 तक के जो सेट्स हैं उसका यूनियन है। और ये क्या लिखा है, J वेरीज फ्रॉम 1 to N BJ। इसका मतलब क्या हुआ, B वेरी कर रहा है 1 से लेकर के J वेरी कर रहा है 1 से लेकर के N तक, और BJ मतलब B1, B2, B3, B4 से लेकर के Bn, और सभी का क्या है, यूनियन लिखा हुआ है। तो इसकी मीनिंग क्या है, A1 यूनियन, E2 यूनियन, A3 यूनियन अप टू A30, और ये लिखा है B1 यूनियन, B2 यूनियन, B3 यूनियन अप टू Bn, एंड दैट इज इक्वल्स टू S। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नीचे लिखी हुई है, एंड each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of Bs। ये क्या कहानी लिखी हुई है, ये मुझे आपको समझानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या लिखा है, each element of S, S का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 A's में है। टोटल कितने A's हैं, 30। तो S का हर एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है, क्योंकि A1 से लेकर के A30 में हर में कहीं ना कहीं पर है वो, तो वो कितने बार आ रहा है, एग्जैक्टली 10 टाइम्स आ रहा है। और S का हर एक एलिमेंट B1, B2, B3 से Bn तक के जो सेट्स हैं उसमें एग्जैक्टली कितने बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे लग रहा है कि अभी ये बात आपको क्लियर नहीं होगी, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो, ऐसा कुछ बना के समझा रहा हूँ, इसको आप पहले अच्छे से देख लो। मान लीजिए कि एक सेट A है
और ये मैंने ले लिया साहब 1, 2, 3, सही। अच्छा B मैंने ले लिया 1, 2, 4। अच्छा C मैंने ले लिया कितना 3, 4 और D को मैंने बना दिया साहब नल सेट। D में कुछ भी नहीं रखा, D इज नल सेट। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, इनका सबका यूनियन ले लिया मैंने, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, कितना आएगा जरा देख के बताओगे कितना आएगा। अगर मैं जैसा जैसा दिया हुआ एलिमेंट पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, उसमें आएगा 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4, ये आएगा। अरे आएगा कि नहीं। अब मुझे बताओ ये S है, मान लीजिए ना S, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि S का हर एक एलिमेंट कम से कम 2 सेट में आ रहा है। देखो S का एलिमेंट है 1, तो ये कम से कम 2 सेट में दिख रहा है ना, एग्जैक्टली सॉरी कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 जगह दिख रहा है, सेट A में भी है, सेट B में भी है। इसका एलिमेंट 2 2 जगह दिख रहा है क्या कहीं पर, हाँ A में भी है और B में भी है। एलिमेंट 3 कहाँ पर दिख रहा है साहब, एलिमेंट 3 2 जगह है क्या, हाँ 2 जगह है, A में भी है और C में भी है। एलिमेंट 4 2 जगह है क्या, हाँ है। बात समझ में आ रही। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैंने अभी क्या किया कि ये सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए। ये सही तरीका तो है नहीं लिखने का। सही तरीका क्या है, अगर मैं अभी इसको काउंट करूं, इसको मैं काउंट करूं तो कितना दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स। बट एक्चुअली देयर आर नॉट 8 एलिमेंट्स, देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, ओनली 4, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हर एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है। और आपको मालूम है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन केस अगर आपने रिपीट करके लिख भी दिया है तो उसको आप काउंटिंग केवल एक ही बार करते हो। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं इसके रेफरेंस में बोलूं तो कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि ईच एलिमेंट ऑफ S कम्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं। तो यहां पर अगर मैंने S में एलिमेंट्स लिखे हैं तो टोटल आ रहे हैं 8, काउंटिंग अगर मैं रिपीटिशन की भी बात करूं तो। बट एक्चुअल एलिमेंट्स कितने हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स हैं इसमें कितने, 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। ऐसा क्यों हुआ फिर से एक बार समझ लें, तब तो इस क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। आप पहले समझें, सेट A B C D और इसका यूनियन मैंने S लिख दिया। अगर मैं इनको विदाउट रिपीटिशन में लिख डालूं, ये बिना माने हुए कि कोई रिपीट हो रहा नहीं रिपीट हो रहा, सबको मैंने काउंट कर लिया, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8। बट एक्चुअल एलिमेंट्स आर नॉट 8, एक्चुअल एलिमेंट्स आर व्हाट, 8 डिवाइडेड बाई 2 हैं टोटल एलिमेंट्स। एक्चुअल एलिमेंट्स कितने हैं, 4। और ये डिवाइड बाई 2 क्यों करना पड़ा मुझे, इसलिए करना पड़ा बिकॉज ईच एलिमेंट रिपीट्स 2 टाइम्स, हर एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। S का हर एलिमेंट 2 बार आ रहा है। यहां पर 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आ रहे हैं, 2 4 आ रहे हैं। ईच एलिमेंट ऑफ S रिपीटेड 2 टाइम्स and that's why actual number of elements are what, 4 divided by 2, sorry 8 divided by 2 and that is what, 4। अब आप जरा देखो, लिखना नहीं, पहले समझ लो जस्ट मैंने क्या लिखा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेकर के अगर मैं लिखूं यूनियन A30, ये उसने S दिया हुआ है क्या, हाँ दिया है। अरे A1 A3 तो ये दिखा ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A30 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, S। तो मैंने लिख दिया साहब A1 से लेकर के A30 तक का यूनियन S है। अच्छा ये मुझे बताओ A1 में कितने एलिमेंट, 5, A2 में कितने एलिमेंट, 5। अरे लिखा है ना, हर सेट में कितने एलिमेंट है, 5। तो अगर मैं मान के चलूं कि A1 A2 A3 अप टू A30 में अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, रिपीटिशन भी है और विदाउट रिपीटिशन वाले भी हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स, तो मैं अगर लिखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन A30 बोलूं, और ये हो जाएगा साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5, तो 30 सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे, 5 × 30,
5 इंटू 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 150। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, इंक्लूडिंग रिपीटेड एलिमेंट्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग रिपीटेड एलिमेंट्स ऑल्सो। ये कैसे हुआ? एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ भाई। ए बी सी डी 4 सेट है, जब मैंने इनका यूनियन लिया तो इसके 3 ले लिए, इसके 3 ले लिए, इसके 2 ले लिए और सारे लिख दिए। और ये जो सारे लिखे इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स भी हैं, हाँ हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, A1 में 5, A2 में 5, A3 में 5, A30 में 5। तो पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा साहब कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैंने डायरेक्ट टोटल काउंटिंग कर दी, कितने आ गए 150। लेकिन क्या उसमें एक्चुअली 150 एलिमेंट्स होंगे? नहीं। कितने एलिमेंट्स होंगे? बट आगे लिख रहा हूं, बट ईच एलिमेंट ऑफ S is repeated 10 times। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स। ये कैसे मालूम पड़ा मुझे? अरे दिया है ना, कहीं पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा है each element of S belongs to exactly 10 of A's। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेट में हर एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। तो यही मैंने लिख दिया, बट ईच एलिमेंट ऑफ S इज रिपीटेड 10 टाइम्स। सो कैन वी से दैट एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, मुझे बता दो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 10 कर दूं क्या? एंड दैट इज इक्वल्स टू 15। ये कैसे निकाला मैंने? अरे इसी वर्किंग से मैंने पहले काउंटिंग कर ली थी, रिपीटेड और विदाउट रिपीटेड एलिमेंट्स। फिर मैंने देखा कि ईच एलिमेंट रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया। यहाँ पर भी मैंने पहले क्या किया, पहले ये सोचे ही नहीं कि कितना रिपीट हो रहे हैं, नहीं रिपीट हो रहे हैं, भाड़ में गया, मैंने सबका यूनियन कर दिया, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, और सबको लाइन से लिख लिया तो 150 एलिमेंट्स आ गए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि साहब ये 150 तो रिपीटेड एलिमेंट्स के साथ इंक्लूडेड रिपीटेड एलिमेंट्स है। और एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलेगा? क्योंकि हर एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है साहब? 10 टाइम्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल डिवाइडेड बाय 10। जैसे यहाँ पर मैंने टोटल 8 लिख दिया था, और फिर मैंने देखा कि हर एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 1 कितने बार आ रहा है? 2 बार। 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार। 4 कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो ईच एलिमेंट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो टोटल कितने हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी मैंने 150 डिवाइडेड बाई दिस। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब पहले मुझे बताओ कि B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B अप टू BN कितना दिया हुआ है? S दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ साहब, ऐसा लिख दिया, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 डैश डैश कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया यूनियन BN। ये कितना है? S है। सही है। अच्छा, B1 में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। B2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। BN में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो टोटल एलिमेंट्स अगर मैं काउंट करूं इंक्लूडिंग रिपीटेड एलिमेंट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 n टाइम्स, है ना? तो 3 इंटू n। मैं लिख देता हूं कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1 यूनियन B2 union dash dash BN, and that is equals to number of elements in S, and this one is given by what? 3 into n। ये 3 into n कैसे आया? जैसे इसमें आया था ना 5 into 30 सेट्स थे, और हर सेट में 5 एलिमेंट थे, तो टोटल 150 हो गया था। वहाँ पर हर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3, और कितने सेट्स हैं? n, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 3n। लेकिन इसमें भी कहानी वही है ना, ये जो 3n एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग रिपीटेड एलिमेंट्स, इंक्लूडेड रिपीटेड एलिमेंट्स। है ना? रिपीटेड एलिमेंट्स को काउंट करने के बाद टोटल 3n एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बताओ कि उसने क्या लिखा है कि
हर एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बीज में, लिखा होगा कहीं पे, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एज एंड 9 ऑफ बीज। तो हर एलिमेंट कितने बी में रिपीट हो रहा है, 9 बीज में। तो मैं लिख सकता हूं बट सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एस, since each element of S repeated how many times, 9 times. So what is its meaning? Actual number of elements in S, actual number of elements in S, S में एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 3n डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, n बाई 3। कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया ना। तो साहब यहां से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि S में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, 15, और यहां से मालूम पड़ रहा है कि S में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, n बाई 3। मतलब ये दोनों तो सेम होने चाहिए ना। अरे S में एलिमेंट्स तो सेम होंगे, तो कैन वी से दैट n बाई 3 इज इक्वल्स टू 15 एंड सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, n इज इक्वल्स टू व्हाट, 45। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, शानदार, लेकिन समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलो तो मैं उसको एक बार फिर से जल्दी से, है ना, तो मैं बता देता हूँ। देखो कहानी ये है कि मान लीजिए कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, A1 में, ऐसी कॉमन सेंस में बोल रहा हूँ ना। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सेट सी में कितने एलिमेंट, A1 A2 ले लें, हाँ A1 A2। A1 में 3 एलिमेंट्स हैं, A2 में 3 एलिमेंट्स हैं, A3 में 3 एलिमेंट्स हैं, A4 में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, मान लीजिए ऐसा है। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने मान लिया कि 12 एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है कि उसमें से कुछ रिपीटेड भी हों। ठीक है, मैंने मान लिया 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो मैंने जब सबका यूनियन लिया तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोल दिया कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं साहब, 12 एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड बोथ एलिमेंट्स। अच्छा, जब मैंने सेट बनाया फिर मैंने देखा कि साहब हर एलिमेंट, जो यूनियन का हर एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है। यूनियन का हर एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें, 12 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 12 तो टोटल काउंटिंग अब मैंने कर ली, उसमें रिपीटेड भी थे। और हर एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, जबकि मुझे काउंट करना था 1 बार और मैंने काउंट कर लिया है 2 बार। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 और 6 आ जाएगा। बस यही कहानी बिल्कुल पूरी की पूरी पिक्चर में चल रहा है। उसने बोला कि A1 A2 A3 से लेकर के A30 तक के 30 सेट्स हैं और हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। तो पहले मैंने क्या किया, उसका यूनियन लिख लिया और बोल दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5 5 5 30 टाइम्स, तो 5 × 30 150। सही है। फिर बाद में मैंने देखा कि उसने कुछ और भी लिखा है। उसने ये लिखा कि इस यूनियन का हर एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, 10 टाइम्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट इज व्हाट, 15। फिर बी की तरफ गए तो B1 यूनियन B3 यूनियन से लेकर के Bn यूनियन तक टोटल कितने S है, और हर B में कितने एलिमेंट है, 3। कितने सेट्स हैं, n। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 3n, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड बोथ। और फिर मैंने देखा कि उसने लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ S इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। हर एलिमेंट 9 बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब हर एलिमेंट को आपने 9 बार काउंट कर लिया है, जबकि करना था 1 ही बार। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया, 3n डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट इज व्हाट, n बाई 3। तो एक्चुअल एलिमेंट्स वहाँ से मैंने निकाला तो n बाई 3, यहाँ से मैंने निकाला तो एक्चुअल एलिमेंट्स कितने आ गए, 15। तो n बाई 3 इज इक्वल्स टू 15, सो n इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 3 जा 45। टोटल 45 n की वैल्यू होगी। मतलब टोटल b के कितने सेट्स हैं, 45 सेट्स हैं। वो यही जानना चाहता है, फाइंड आउट n। तो n निकाल लिया अपन। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें, है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आती, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, वो तो दिख ही रहा है। 150 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3n डिवाइडेड बाई 9। ये आपका सिंपल सा वर्किंग हो जाएगा। तो उम्मीद करूँ कि ये बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो थोड़ा सा टाइम ज़रूर बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट विल बी व्हाट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। किसी की एक सिंगल क्लास भी मिस नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साहब नए टॉपिक के साथ विथ रिलेशंस एंड फंक्शंस। होपफुली आपने सेट्स को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अपनी कॉपी कंप्लीट करें। जब भी मुझे लगेगा कि कॉपी आपकी मंगवानी है तो कॉपी भी मंगवा सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।